हम तो वैसे गुलाम, दौलत के गुलाम, पुजारी, छोटे फ्रॉडिये, जिसे कहते हैं घटिया सोच रखने वाले, एक दूसरे की टांगे का खींचने वाले, एक दूसरे के हसद में मुब्तला कौमें। तो फिर हमारे साथ यही होगा जो हो रहा है। प्रैंक हो गया है पीडीएम के साथ भी, और प्रैंक का आगाज वहां से हुआ जब पीडीएम को यही नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। वो जो लंदन में बैठा हुआ एक बंदा है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान की तकदीर का ठेकेदार हूँ, उसे भी नहीं पता था कि कौन वजीर आजम आ रहा है। ये बंदा किसका है? ये बंदा उसका ही है जो इस पूरे निजाम का मालिक है। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। सीनियर सहाफ़ी सार राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं मुल्क की सूरत हाल जो चल रही है कब तक चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, वालेकुम सर, जो मामला चल रहे हैं कब तक चलेंगे? कब मुल्क के हालात बेहतर होंगे? कब जो लोग हैं वो आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे? कब ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी? भाई देखें, आज़ादी की तो कीमत देनी पड़ती है, और जिन कौमों में आज़ादी और मुस्तकिल आज़ादी है, ये आज़ादी उन्होंने बड़ी तकलीफ़ों, बड़ी मुशक्क़तों से हासिल की है। एक ऐसी कौम जो झूठ पे, फ्रॉड पे, धोखे पे, मुनाफकत के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारती है, तो उनके ऊपर कोई फरिश्ते नहीं आके बैठते, उनसे बड़े चोर डाकू आके बैठते हैं। और ये इस कौम के साथ हो रहा है। हम में से कोई एक बंदा ऐसा बता दें जिसे हम कहें कि ये पारसाई के मेयार पे पूरा उतरता है। आप ये तो कहते हैं कि जी हम जो हुक्मरान हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे, या हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे, या हज़रत अली करम अल्लाह वजहो जैसे हों, तो हम उनमें तो खुलफा का करैक्टर तलाश करते हैं। कभी हमने अपनी ज़ात में सहाबा का करैक्टर तलाश किया है? जो जहाँ बैठा है वो फ्रॉड कर रहा है, दूध वाला पानी मिला रहा है, गोश्त वाला गोश्त में पानी भर के उसे वजनी कर रहा है, सब्जियां गैर मियारी हम खाते हैं, घी में ग्रीस शामिल कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो हम जिम्मेदारी से पूरी करते हैं? हम सूअर का गोश्त भी बेच देते हैं, कुत्ते का गोश्त भी बेच देते हैं। तो फिर ऐसे मुल्कों के अंदर आज़ादी इसी तरह की होती है जिस तरह की हमें मिली हुई है, क्योंकि हमने किसी को आज़ादी नहीं दी हुई। तो हम तो वैसे गुलाम, दौलत के गुलाम, पुजारी, छोटे फ्रॉडिये, और जिसे कहते हैं घटिया सोच रखने वाले, एक दूसरे की टांगे का खींचने वाले, एक दूसरे के हसद में मुब्तला कौमें। तो फिर हमारे साथ यही होगा जो हो रहा है। सर, क्या लगता है इलेक्शन होंगे, और अगर होंगे वक्त पे होंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शनों में हिस्सा ले सकेगी? एक तो इलेक्शन इस साल होने ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि 2024 में भी इलेक्शन होने। ये जो निगरान सेटअप आ रहा है लंबा खींचा जाएगा? ये बिल्कुल लंबा खींचा जाएगा, और प्रैंक हो गया है पीडीएम के साथ भी। और प्रैंक का आगाज वहां से हुआ जब पीडीएम को यही नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। वो आसिफ अली जरदारी जो बड़ी बढ़के मारता था कि मैं जब चाहूंगा इलेक्शन होंगे, उसे खुद नहीं पता कि अब इलेक्शन कब होने। वो जो लंदन में बैठा हुआ एक बंदा है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान की तकदीर का ठेकेदार हूँ, उसे भी नहीं पता था कि कौन वजीर आजम आ रहा है। तो अभी ये और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़े अरसे बाद आप देखिएगा कि मुल्क के अंदर एक एहतसाब का नया सिलसिला शुरू होगा, और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों का एहतसाब भी होगा। करेगा कौन? निगरान वज़ीर आज़म जब आए हैं, पीडीएम ने बड़ी सोच विचार करके निगरान वज़ीर आज़म लाए हैं, लेकिन उसके बाद जो पीटीआई वाले हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म हमारे साथ आ गया है, हमारा बंदा है, और जो पीडीएम के साथ प्रैंक हो गया है। तो निगरान वज़ीर आज़म असल में है किसका? जो निगरान वजीर आजम आया ना, वो पीटीआई का भी हमदर्द नहीं है। 9 मई के बाद वो कम से कम 3 से 4 मरहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं खान साहब के खिलाफ। तो ये तो आप इससे निकल जाएं। दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम है, अगर वो इतनी तगड़ी होती तो कोई ऐसा बंदा लाती जो उनके सियासी नज़रियाती तौर पर करीब होता। वो तो उनका ख़ास आदमी जो है, अवामी नेशनल पार्टी का जो सरबराह है, उसने नवाज शरीफ को ख़त लिखा है कि जी आप, ये बंदा आ गया, ये तो हमारा सियासी मुखालिफ है। तो पीडीएम तो खुद शॉक्ड है कि ये हुआ क्या है, ये बंदा किसका है? ये बंदा उसका ही है जो इस पूरे निज़ाम का मालिक है। बस। सहाफ़त अब सिर्फ कमर्शियल होकर रह गई है। अगर बात करें वकीलों की, उन पे पर्चे हो रहे हैं, नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हर चीज़ बंद हो चुकी है। आपका तजर्बा, आपने पाकिस्तान में वक्त गुजारा है, आपने अपनी उम्र लगाई है पाकिस्तान में, आज से पहले ऐसे हालात देखने मिले आपको? मैंने तो अपने पूरी लाइफ में इस तरह का कभी माहौल नहीं देखा। और लेकिन एक इंग्लिश का सेंटेंस है कि दिस शैल पास टू, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
ठीक है, दुनिया में कभी अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज की बका नहीं है। सबात एक तगैयुर को है इस जमाने में, जो जमाने का तगैयुर है, वक्त का चलना जो है, यही एक वाहिद चीज है जिसमें कंटिन्यूटी है और इस्तेकाम है। अदरवाइज सब चीजों में नहीं है, लेकिन इस इस्तेकाम में भी वक्त जो है उसका ठहरना मुमकिन नहीं है। खान साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं उनको किस तरीके से रखा गया है, वो उसमें हकीकत है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने बुशा बीबी के रेफरेंस से वो पढ़ा है कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, और जिसका कोठड़ी में उन्हें रखा गया है वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि वो अपने लेटने के अलावा कोई चीज़ रख सकें। उन्होंने कुरान पाक मांगा है तर्जुमा का, वो नहीं दिया जा रहा उन्हें, और उनके वाश का जो कोठड़ी है उसी में वॉशरूम है, और वहीं पे एक बाल्टी है जिसको वो पानी बहाने के लिए भी और वैसे इस्तेमाल करते। और इर्द गिर्द उनकी कोठरी के कहीं पे भी कोई बंदा नहीं खड़ा ताकि वो बंदे की शक्ल देखने को तरस जाए। ये एक मेंटल टॉर्चर है, असाबी टॉर्चर है। तो मैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो इतलात मुझ तक आई है मैं तो उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये खान साहब के असाब का इम्तहान है कि वो कब तक अपने आप को कायम रखते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ के दौर में जेल ले जाया गया था तो वो बाकायदा अडयाला जेल में सलाखें पकड़ के रोते रहे थे, ठीक है ना। और अब ये देखना है कि इमरान खान अपने आप को कहाँ तक कायम रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक तो उनको 1 क्लास जेल मिलनी चाहिए थी, लेकिन जेल में भी नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या मामला क्या है? साबिक वज़ीर आज़म तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी था, वो तो साबिक भी नहीं था, वो तो हाजिर वज़ीर आज़म था। साबिक वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ भी था, वो भी साबिक नहीं था, वो भी हाजिर था। बेनज़ीर भुट्टो भी वज़ीर आज़म थी, लियाकत अली खान भी वज़ीर आज़म था। तो हमने पहले वज़ीर आज़म के साथ कौन सा कोई बड़ा आलीशान सलूक किया है जो इमरान खान से हम एक्सपेक्ट करें कि इसको बहुत कुछ मिल जाएगा। बुशरा बीबी की जो डायरी सामने आई है उसके बारे में क्या ख्याल है? बड़ी बड़ी हेडलाइंस चली हैं और दूध तक का बताया गया कि 12 बजे पीना है। क्या आपका उसके बारे में क्या राय है? बस इतनी औकात है हमारी इस सोसाइटी की, इतनी औकात है। कितने फ़ख्र से हम वो डायरी शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हेडलाइंस चल रही थी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी बहन की डायरी आपके कमरे में घर पड़ी हो, आप उठा के पढ़ेंगे? आपकी बेटी की डायरी पड़ी हो, आप उठा के पढ़ेंगे? नहीं पढ़ी। लानत है ऐसे मुआशरे पे जो आप किसी की डायरी उठाते हैं, उसको शेयर करते हैं और बड़े फ़ख्र से शेयर कर रहे होते हैं कि बुशा बीवी ने कही है। यार किसी की, यानी इस मुल्क के अंदर इखलाकियात कोई नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ किसी की नहीं है, ठीक है ना। और मकाना बेवकूफ़ों की हद तक कि उसमें डायरी में हिदायत लिखी है, वो डायरी में हिदायत लिखती थी, फिर वो किसी को पकड़ाती थी कि डायरी खान साहब को पढ़ाओ, फिर खान साहब वो पढ़ के उसे देते थे, फिर वो वापस आती थी और हिदायत पढ़ते थे। हाउ स्टूपिड यार, कोई ड्रामा करना है तो कोई तरीके का तो ड्रामा कर लो। सर ये वैसे ही जैसे रेहाम खान की किताब है। रेहाम खान की किताब में ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, अगर ये इमरान खान के ऊपर रेहाम खान की किताब थी ना, तो उस किताब के अंदर पढ़ें कि बिलावल भुट्टो के लिए क्या लिखा था उसने, कि किस अंग्रेज सहाफ़ी से उसका क्या ताल्लुक था, ठीक है ना। अगर रेहाम खान की किताब, और रेहाम खान एक क्या है, मैं समझता हूँ कि जो अपने गुजरे हुए रिश्तों का पास नहीं करता उससे बदतरीन शख्स कोई नहीं है, ठीक है ना। तो रेहाम खान को तो कोड ही नहीं करना चाहिए। शी इज़ लाइक अ डर्टी गटर, ठीक है, जिससे ताफू नहीं निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन आप जरा सोचिएगा कि वो किताब छपवाई किसने थी, उस किताब पे पैसे किसने खर्चे थे और किताब तकसीम किसने कराई थी। और फिर ये भी पूछिएगा कि एक किताब एक खातून अंग्रेज ने लिखी थी जो पाकिस्तान में जब भी आती है उठा ली जाती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो किताब है, तो वो क्यों उठा ली जाती है? तो ये पाकिस्तान में इसी तरह चीज़ें चलती हैं। तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं कि जो नौजवान हैं इस वक्त बड़े मायूस हैं, कितना अरसा ये सारा कुछ और चल सकता है और कब ये मामला बेहतर होंगे और नौजवान अपने मुल्क के अंदर खुशी से रह सकेंगे, मुल्क नहीं छोड़ेंगे अपना? बात ये कि क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात ना लड़ाई बड़ी लंबी होती है। ये जो कौमें बनी है ना, ये बड़ी दुनिया की कामयाब कौमें, ये एक दिन में थोड़ी बनी थी। अमेरिका में स्लेवरी चलती थी, गुलाम फरोख्त होते थे, वहाँ पे रेड इंडियंस को हकूक नहीं थे, औरतों को हकूक नहीं थे, कालों को खरीदो फरोख्त होती थी, मंडियाँ लगती थी, ठीक है ना। कई दहाइयाँ इस तरह चली हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन आती गई, जमहूरियत आती गई और आज अमेरिका एक मॉडल डेमोक्रेटिक स्टेट है।